Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with the chapter we are going to continue with the chapter that is chemical reactions and equation of class 10th. So हम अपना start करते हैं with the topic that is balanced केमिकल इक्वेशंस. लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है, कोई भी केमिकल चेंज होता है तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है. 3 एक्टिविटीज़ हमारी थी. उन एक्टिविटीज़ को हमने देखा कि जब हमने मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाया तो डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बन जाता है. उसके बाद अगर हम लेड नाइट्रेट का रिएक्शन जो है पोटाशियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो हमें लेड आयोडाइड येलो कलर का पीपीटी ऑब्टेन होती है. और अगर हम जिंक ग्रैन्युल्स का रिएक्शन किसी भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट होती भी दिखाई देगी. मतलब गैस का कलर नहीं होगा पर गैस लिबरेट होगी. फिर हमें पता है कि हम वर्ड्स में जब इक्वेशन लिखते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होगी, इसलिए हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं सिंबल्स के फॉर्म में. ठीक है, और अब हम कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं वो हम देखेंगे. रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था. दैट इज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. तो मास जो है, मास कैन neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. That is, the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactant. तो reactant side पे जितना mass present है product side पे भी उतना ही mass present होना चाहिए elements का. In other words, the number of atoms of each element remains same before and after the chemical reaction. Hence, we need to balance a skeletal chemical equation. तो नॉर्मल हमारी जो केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं जिसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, उसकी बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो ओबे किया जाए. क्या हमारी इक्वेशन 1.2 बैलेंस है? नहीं. तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि इसे कैसे बैलेंस किया जाता है. तो सबसे पहले तो देखो बेटा, इन्होंने एक्टिविटी 1.3 की इक्वेशन को बैलेंस किया है. तो मैं आपको पहले इसकी बैलेंसिंग समझा देती हूँ. ठीक है, और उसके बाद हम बहुत सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, या फिर एक काम करती हूँ, मैं सबसे पहले आपको इजी इक्वेशन की बैलेंसिंग करना सिखा देती हूँ. ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा मुश्किल वाली भी बैलेंस कर पाओगे. ओके, यहाँ पे इन्होंने ये वाली इक्वेशन को भी बैलेंस किया हुआ है, पर ये भी मुश्किल ही है, इतनी आसान नहीं है. मतलब अभी आपके लिए समझना, तो डोंट वरी. अगर मैं चैप्टर यहाँ ख़त्म है. डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट है, अभी तो रह रहा है. लास्ट में जाती हूँ, एक सेकेंड. रिडक्शन, इरोजन और ट्रांजिटिविटी इंक्लूडेड है. ओके, एक्सरसाइजेस चैप्टर खत्म. अरे ओ माय गॉड, वेट. ओके, तो अब हम करते हैं कि कैसे बैलेंसिंग होती है. तो मैग्नीशियम का रिएक्शन जब हमने ऑक्सीजन के साथ करवाया था तो हमें ऑब्टेन होता है मैग्नीशियम. देखो जगह भी नहीं बची, इतना लंबा होता है जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं. तभी तो हमें केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स में लिखते हैं, तभी तो हमें केमिकल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट थी. मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम जो है, अगर मैं उसका सिंबल देखूं तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, और उससे हमें MgO प्रोडक्ट जो है ये ऑब्टेन हुआ है. अब मुझे इस इक्वेशन को करना है बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसे डब्बे में डालूंगी. डब्बे में क्यों डालूंगी? देखो NCERT ने बोला डब्बे में डालने को, आप बिना डब्बे में डाले भी बैलेंस कर सकते हो. ठीक है, पर कोई बात नहीं, मैंने डब्बे में डाल देती हूँ. अब देखो होता क्या है बेटा, यहाँ पे इनका बीच में मैंने प्लस साइन लगाया है. प्लस साइन क्यों लगाया है? प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये और ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं. ठीक है, और ये दोनों रिएक्ट करके जो है ये प्रोडक्ट दे रहे हैं. ये हमारा ये वाला आरो इंडिकेट कर रहा है, और आरो जो है वो इस तरफ है. आरो जो है उसका हेड इस तरफ है. इसका मतलब रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है रिएक्शन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंसिंग. बैलेंसिंग में हम क्या करते हैं, हम टेबल बनाते हैं. कैसे टेबल बनाते हैं? ये हमारा एक टेबल बनता है.
ठीक है। टेबल में क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट्स, कि हमारा कौन सा एलिमेंट है। फिर उस एलिमेंट के हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स बिफोर रिएक्शन एंड नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर रिएक्शन। तो यहाँ पे आ गया एलिमेंट, यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ एटम्स ठीक है। ऐसे हम कॉलम बना लेंगे, ठीक है। एलिमेंट, फिर उसके नंबर ऑफ एटम्स बिफोर रिएक्शन और उसके नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर रिएक्शन। तो हमारे कितने एलिमेंट्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं इस रिएक्शन में? 2 एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। अब मैग्नीशियम के कितने एलिमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं? मैग्नीशियम की कितने हमारे पास एटम्स हैं? 1 एटम बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन भी 1 ही है। देखो कुछ नहीं होता मतलब 1 है, और 1 × 2 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 है बिफोर रिएक्शन, देखो 1 और ऐसे 2, और यहाँ पे तो सिर्फ 1 ही है। अब हमें कितने एटम्स कंप्लीट करने हैं? जितने एटम्स, जिसके एटम्स कंप्लीट करने होते हैं ना हमें, हम उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि देखो ऑक्सीजन जो है वो हमारा 2 एटम यहाँ पे कम है, रिएक्टेंट वाली प्रोडक्ट वाली साइड पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हमें चाहिए पर 1 ही है। तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें? देखो बेटा हमेशा याद रखो, जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं ना तो हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तुम कभी डिवाइड नहीं करोगे, तुम कभी प्लस नहीं कर सकते, तुम कभी माइनस नहीं कर सकते, हमेशा मल्टीप्लाई ही करोगे। ये बात गांठ मार लेना और हमेशा हमेशा याद रखना, हमेशा क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 बन जाए? 1 × 2 = 2 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 2 बनेगा। तो मतलब कि हमें जो है इस वाली साइड पे, प्रोडक्ट वाली साइड पे × 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो Mg रिएक्ट्स विद O2 और इससे मुझे मिल जाएगा MgO, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की रिएक्टेंट 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का रिएक्टेंट एटम 1 है, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी आगे, तो मेरे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए। तो मेरी ऑक्सीजन जो है वो तो हो गई बैलेंस। × 2 मैंने किया यहाँ पे मैंने 1 × 2 = 2 किया, तो ऑक्सीजन तो हो गई बैलेंस। लेकिन एक गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी क्या हो गई कि अब मेरा ये वाला साइड था ना, नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर द रिएक्शन, यहाँ पे मैग्नीशियम के एटम्स 1 ना रह के 2 हो गए, 1 ना रह के 2 हो गए। तो अब मुझे यहाँ पे एक एटम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं × 2 करूँगी तो यहाँ पे 2 ऐड करने के बाद 2 मैग्नीशियम का रिएक्शन 2 Mg कर दूँगी, इसको काट के 1 × 2 = 2 कर दूँगी, तो उससे मेरे रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गया। तो बैलेंस रिएक्शन क्या है? 2 Mg reacts with O2 to give 2 MgO, ठीक है। ये हो गई मेरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब मैं आपको और समझाऊंगी, डोंट वरी, 2 एग्जाम्पल्स NCERT में भी है। अब मैं आपको उससे समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको फर्दर और एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करवाऊंगी। डोंट वरी, अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो आपको अब समझ आ जाएगा, क्योंकि अब ये स्टेप बाय स्टेप है। देखो, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट and hydrogen. The above word equation may be represented as the following chemical reaction equation, जैसे कि zinc reacts with H2SO4 to give ZnSO4 and hydrogen gas, ठीक है। अब देखो बेटा, let us examine the number of atoms of different elements on both the sides of the arrows. Element, तो हमारे कितने एलिमेंट है जो इस पूरी इक्वेशन में हम यूज़ कर रहे हैं? एक है जिंक, एक है हाइड्रोजन, एक है सल्फर, एक है ऑक्सीजन। तो जैसे यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन सल्फेट है, तो हाइड्रोजन सल्फेट के हम अलग अलग एटम्स, जिन एलिमेंट से वो मिलके बना है, हम उन एलिमेंट को अलग अलग ही कंसिडर करेंगे। जैसे सल्फेट एक एनायन है, तो हम SO2-4 है, इससे हमारा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है। इन दोनों से हमारा H2SO4 बना एक तरह से। तो हम क्या करेंगे कि जब हम इनकी बैलेंसिंग करते हैं तो हम इसे एज अ एनायन की जगह सल्फ़र और ऑक्सीजन को अलग अलग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हमारे कितने एलिमेंट्स हैं हम यहाँ पे वो देखेंगे। तो हमारे कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट है, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन। अब नंबर ऑफ एटम्स
इन रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में कितने एटम्स हैं और रिएक्टेंट्स में कितने एटम्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसको हम बोल सकते हैं राइट हैंड साइड और इसको हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो जिंक जो है एक और एक, मतलब यहाँ पे देखो तो 1, यहाँ पे देखो तो भी यहाँ पे भी 1, तो सिर्फ एक ही एटम है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे। ठीक है, फिर अगर मैं देखूँ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन इज़ 2 इन द लेफ्ट हैंड साइड, 2 इन द राइट हैंड साइड। फिर अगर सल्फ़र देखो तो इधर भी सल्फ़र एक, इधर भी सल्फ़र एक, ऑक्सीजन इधर 4, इधर 4। तो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हम कौन सी इक्वेशन, ये एक ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है वही हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। ठीक है, क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हम ने 2 इक्वेशंस आपको मैंने दिखाई, एक कैसे हमने बैलेंस किया उसके एग्जांपल से समझा दिया, दूसरा कि कैसे कभी कभी ऑलरेडी हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी होती है। अब हम यहाँ पे एक एनसीईआरटी के एग्जांपल के थ्रू स्टेप वाइज इक्वेशन को थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि पहले तो मैंने आपको समझा दिया, अब हम एनसीईआरटी की लाइंस को रीड करके दोबारा से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, फॉर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ आयरन ने वाटर के साथ रिएक्ट किया और ये कंपाउंड बनाया और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ किया। इसका क्या नाम है ये हम देख लेंगे। वैसे ये फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो होता क्या है, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। देखो बेटा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको बैलेंस करनी है इक्वेशन को और उसके स्टेप्स भी लिखने हैं, तो उस केस में तो आप स्टेप्स ये सारे लिखोगे। ठीक है, और जैसे एनसीईआरटी में स्टेप्स दिए हुए हैं वैसे इसको बैलेंस करोगे। लेकिन अगर आपको इन जनरल 2 मार्कर में 2 इक्वेशन दे रखी है बैलेंस करने के लिए, या एक इक्वेशन दे रखी है बैलेंस करने के लिए, और सिर्फ बैलेंसिंग करने को कहा है, ये नहीं कहा कि आपको उसके स्टेप्स भी लिखने हैं, तो आप उसको बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, और आपको ये टेबल ज़रूर बनाना होगा बैलेंस जब आप करोगे तब। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे लिखोगे कि स्टेप 1 ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच दिस, और फिर आप बॉक्स बना रहे हो उसके बाद बैलेंस करोगे। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि 1 मार्कर में अगर आपसे बैलेंसिंग पूछ लेते हैं तो आपको डायरेक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखना होता है। तो अगर आपको सीधे सीधे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखना है तो आप रफ वर्क में उसको बैलेंस करोगे, और जब आप रफ वर्क में उसको बैलेंस करोगे तो आप नॉर्मली कभी कभार अब आप प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाओगे आप देख कर ही बैलेंस कर दिया करोगे। आपको ना तो टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ऐसे डब्बे बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो डोंट वरी कि आप जब बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करोगे तो आप नॉर्मली देख के ही कर दिया करोगे बैलेंसिंग कि यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा वो बता दिया करोगे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने स्टेप 1 में बोला है कि आपको हर एक कंपाउंड जो है उसके आगे ऐसे ऐसे डब्बा बना लेना। डब्बा क्यों बनाना है, ताकि हम जब नंबर्स को ऐड करें तो हमें तो हम यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे इक्वेशन के अराउंड। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। इससे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे 3 आयरन है तो इधर मुझे आयरन के आगे 3 लिखना होगा, तो मुझे आइडिया रहेगा कि ये 3 जो है ये आयरन के साथ पहले से नहीं था, ये मैंने एडिशनली ऐड किया हुआ है। तो आप सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट में कभी कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए उन्होंने कहा कि बॉक्स बना लो। स्टेप 2 इज लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो आपको एक टेबल बनाना है, एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट, और जहाँ पे जो जो एटम्स हमारे जितने जितने प्रेजेंट हैं उसको आपको बना के टेबल को फिल कर देना है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट है, दैट इज आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आयरन जो है उसका सिंबल होता है Fe, ठीक है, और उसका एटॉमिक नंबर होता है 56। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है आयरन का 56। आयरन की एक खासियत होती है कि आयरन की वैलेंसी 2 होती है, एक होती +2
वैलेंसी और +3 वैलेंसी में एग्जिस्ट करता है। जब ये +2 वैलेंसी में एग्जिस्ट करके कंपाउंड बनाता है, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं फेरस। और जब ये +3 में एग्जिस्ट करके कोई कंपाउंड बनाता है, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं फेरिक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे Fe3O4 है। ठीक है, Fe3O4। अब देखो बेटा ये कैसे बना। अब इस केस में तो आप कह सकते हो कि आयरन की वैलेंसी 4 हो गई और इसकी वैलेंसी 3 हो गई। तो देखो ये ऑक्साइड की लेयर है, ये कैसे बनती है ये आपको हायर क्लासेस में पता चलेगा। बट मेन जो यहाँ पे फेरस और फेरिक का डिफरेंस था, यानी कि +2 और +3 का, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो कुछ इक्वेशन क्या होती है ना, लिखते लिखते आपको याद हो जाती है। दिस इज़ वन ऑफ दोज। ठीक है, अब देखो बेटा आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमारे तीन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इनके यहाँ पे रिएक्टेंट्स अगर मैं देखूँ तो आयरन 1, आयरन 3, तो आयरन जो है वो रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 3 है। फिर हाइड्रोजन जो है वो 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 4 है। ठीक है, नाउ देखते हैं स्टेप 3। इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो वो कहते हैं कि उस कंपाउंड को हमें बैलेंस करना चाहिए जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, फिर चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के पास है, जो कि राइट हैंड साइड पे है, तो हमें इसको बैलेंस करना चाहिए। तो अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, इधर 4 लगाने के लिए मुझे यहाँ पे 4 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बेटा उसके बाद उन्होंने कहा है इन दिस कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सिलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट oxygen in it. There are 4 oxygen atoms on the right hand side and only 1 in the left hand side. तो atoms of oxygen initial कितने हैं 1, कहाँ पे रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कितने हैं 4। 2 बैलेंस, कितने बैलेंस करने हैं, तो रिएक्टेंट साइड पे मैं 1 × 4 करूँगी और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे तो ऑलरेडी 4 हैं ही। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स it must be remembered that we cannot alter the formula of the compounds or elements. हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस अगर मुझे करना है तो Fe3O4 है, ये नहीं कर सकती मैं कि इसका 4 हटा दिया मैंने, सॉरी ओ, हाँ ओ का 4 हटा दिया मैंने और फिर हमने बोल दिया कि देखो भाई यहाँ पे भी एक ही ऑक्सीजन था और अब देखो यहाँ पे भी एक ही ऑक्सीजन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। जो फॉर्मूला कंपाउंड का है वो वैसा ही रहता है। जो भी हम बैलेंसिंग करते हैं वो हम उसके आगे नंबर लगा के करते हैं, फॉर्मूला में चेंजेस नहीं करते। तभी आपको डब्बा बनाने के लिए भी NCERT बोलती है स्टेप 1 में ही। ओके, For example, to balance oxygen atom, we can put coefficient 4 as 4H2O and not H2O4. ठीक है, या फिर H2O होल ब्रैकेट में 4, ऐसा हम नहीं कर सकते। हम कोएफिशिएंट यानी कि पूरे डब्बे के आगे ही लगाएंगे, बीच में कहीं भी ऑक्सीजन के 4 नहीं घुसा सकते, क्योंकि फिर वो एलिमेंट कुछ और ही बन जाएगा। नाउ द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम्स दिस। तो ये हमारी पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है। पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन बोल दो या पार्टली बैलेंस, आधी बैलेंस्ड है। अब हमें क्या करना है, आयरन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस। क्यों भाई, क्योंकि देखो हाइड्रोजन तो पहले बैलेंस था, लेकिन हमने क्या किया, हमने पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया। ऑक्सीजन को तो हमने बैलेंस कर दिया, पर इससे हमारे हाइड्रोजन की गिनती खराब हो गई, क्योंकि 4 × 2 = 8 होता है। तो हमारे पास हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो गए, कहाँ पे, रिएक्टेंट वाली साइड पे, और प्रोडक्ट वाली साइड पे अभी भी 2 ही हैं। तो मैं प्रोडक्ट वाली साइड पे कितने से मल्टीप्लाई करूं, जो मेरा जो आंसर है वो 8 हो जाए, तो × 4। तो इन शॉर्ट जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं तो चाहे रिएक्टेंट साइड हो चाहे प्रोडक्ट साइड हो, कहीं पे भी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और कोएफिशिएंट ऐड कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द कंपाउंड टू बैलेंस अ पर्टिकुलर कंपाउंड। अब देखो ऑक्सीजन को हमने बैलेंस किया, उसके चक्कर में हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, पर बाद में हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर ही लिया ना। तो ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में अगर हमारा हाइड्रोजन की बैलेंसिंग ख़राब हो रही तो हम सोचें कि नहीं ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता।
ठीक है. लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स इन पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ H एटम्स मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 4. तो इनिशियल 8 है, टू बैलेंस 8, ठीक है. प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 × 4 कर दिया. अब हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई है कि हमने यहाँ पे 4 ऐड कर दिया और यहाँ पे भी 4 ऐड कर दिया. अब हमें किसको बैलेंस करना है? अब हमें आयरन को बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन है, पर आयरन यहाँ पे एक ही है और यहाँ पे आयरन 3 है. तो मैं यहाँ पे × 3 कर दूंगी, यानी कि इसके आगे 3 लगा दूंगी, तो मेरी इक्वेशन पूरी बैलेंस हो जाएगी. एग्जामिन द above equation and pick up the third element which is not balanced. You will find that iron is the only one left. तो इनिशियल और टू बैलेंस 1 और यहाँ पे हमें 1 × 3 करना पड़ेगा, क्योंकि इधर 3 है और फिर हमारे प्रोडक्ट साइड पे भी 3 ही आयरन है. फाइनली टू चेक द करेक्टनेस वी काउंट द नंबर. हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड. बेटा याद रखना, ये 4 + 2 नहीं होगा, ये 4 × 2 होगा. ठीक है, बैलेंसिंग में हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है, डिविजन प्लस या माइनस नहीं होता. ओके. The number of atoms on both the sides equation 1.9 are equal. This equation is now balanced. This method of balancing is called the hit and trial method, as we make trial to balance the equation by using the smallest whole number coefficient. तो हम क्या करते हैं, हम सबसे छोटा एक होल नंबर लेते हैं. हम डेसिमल में तो बैलेंस नहीं कर रहे ना, हम होल नंबर लेके बैलेंस कर रहे हैं, और इस मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड. ठीक है, दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग इज कॉल्ड द हिट एंड ट्रायल मेथड, एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट. स्टेप 7 क्या होता है? राइटिंग द सिंबल्स ऑफ द फिजिकल इक्वेशन. हमें क्या करना होता है, हम इनकी स्टेट, फिजिकल स्टेट को एग्जामिन करते हैं और उसको लिखते हैं टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव. देखो बेटा, केमिकल इक्वेशन का काम ये होता है कि जो चीज़ें हम लिख रहे हैं ना, उनको हम छोटे से तरीके में इतना ज़्यादा उसको कंसाइज कर दें कि हमें सारी डिटेल्स मिल जाए एक इक्वेशन को देखकर ही. द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर मैंशनड अलॉन्ग विद देयर केमिकल फार्मूला. तो केमिकल फार्मूला के अलॉन्ग ही हम उसकी फिजिकल स्टेट को मेंशन करते हैं. द गैशियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट. तो सिर्फ 4 ही स्टेज होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था पहले भी, रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ब्रैकेट में G है तो गैशियस, ब्रैकेट में L है तो लिक्विड, AQ है तो एक्वस, S है तो सॉलिड. द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट. देखो एक्वस क्यों लिखते हैं हम? अगर हमारा रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट जो है इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर. सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब एक सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है और उससे हमारा बनता है सॉल्यूशन. जैसे कि हमने क्या किया था, हम अगर कहते हैं कि हमने एक्वस पोटेशियम नाइट्रेट लिया था, नहीं पोटेशियम आयोडाइड लिया था, तो हम कह रहे थे कि पोटेशियम आयोडाइड हमारा जो है ये एक्वस है. हमने इसे एक्वस क्यों कहा? क्योंकि जो हमारा सॉल्यूट था वो था पोटेशियम आयोडाइड, उसके अंदर हमने वाटर को मिला रखा था जिससे हमारा सॉल्यूशन बना, इसलिए हमने उसे बोला कि वो एक्वस सॉल्यूशन है ऑफ पोटेशियम आयोडाइड. ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा होपफुली. ओके, मैं दोबारा बता देती हूँ. एक्वस का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, कोई भी अगर मुझे सॉल्यूशन बनाना होता है, जैसे कि मुझे चीनी और पानी का घोल बनाना है, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, मैं लेती हूँ सॉल्यूट, ठीक है, प्लस सॉल्वेंट, और उससे मेरा बनता है सॉल्यूशन. ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा और उससे पहले भी हो सकता है पढ़ा हो. ठीक है, तो सॉल्यूट जो है, अगर मुझे एक शुगर सॉल्यूशन बनाना है या सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, चीनी लूँगी या फिर मैं सॉल्ट लूँगी और उसको मैं पानी में घोल देती हूँ. तो मेरा सॉल्ट वाटर, जिसको हम सॉल्ट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, या शुगर वाटर, जैसे बोलते हैं ना मीठा पानी, खारा पानी, मतलब सॉल्ट वाटर, वैसे करके, वैसे इसको सॉल्यूशन ही बोलते हैं. ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा बन जाता है. सिमिलरली क्या होता है कि अगर मैंने क्या लिया, मैंने पोटेशियम आयोडाइड के सॉलिड फॉर्म में लिया और उसके अंदर पानी मिला दिया, H2O मिला दिया, तो मेरे को एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा Ki का. ठीक है, अब इस इक्वेशन को बैलेंस मत करने चलना है, मैंने तुम्हें समझाने के लिए इस फॉर्म में लिख दी, पर वैसे मुझे ऐसे लिखना नहीं चाहिए था. हमने क्या किया, पोटेशियम, जैसे कि लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट जो है वो मेरा सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट था,
उसके अंदर मैंने पानी को मिला दिया, लिक्विड को जो है मिक्स कर दिया दोनों को। अब दोनों की मिक्सिंग से क्या हुआ, एक सॉल्यूशन बना और उस सॉल्यूशन को मैंने बोल दिया कि वो एक्वस सॉल्यूशन है। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका एक एक्वस सॉल्यूशन है लेड नाइट्रेट का। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट तो मेरा लेड नाइट्रेट है, पर जो मेरा सॉल्वेंट है वो पानी है। अब आपको होपफुली क्लियर हुआ हो कि सॉल्यूट हमारा कुछ भी हो सकता है, पर सॉल्वेंट हमारा पानी ही होता है एक एक्वस सॉल्यूशन में। और सॉल्यूट वो होता है जिसका एक्वस सॉल्यूशन होता है। जैसे अगर मैं कह रही हूँ पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन, तो उसमें सॉल्यूट पोटेशियम आयोडाइड होगा। अगर मैं कह रही हूँ कि लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन, तो उसके अंदर जो मेरा लेड नाइट्रेट है वो सॉल्यूट होगा। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको ये क्लियर कर दिया ताकि आपको एक्वस सॉल्यूशन में और लिक्विड में क्लियरली डिफरेंस समझ में आए। ठीक है, तो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाती हैं, क्योंकि आयरन हमारा सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, वाटर हमारा गैस स्टेट में प्रेजेंट है। ये इक्वेशन को ना आप रस्टिंग भी कह सकते हो, क्योंकि ये जो हमारा बना है ये फेरिक ऑक्साइड है और इसको हम रस्ट कह सकते हैं। तो ये हमारा आयरन जो है वो सॉलिड स्टेट में है, वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है, फिर फेरिक ऑक्साइड की जो है लेयर बनती है जो कि सॉलिड है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है जो कि एक गैस है। ठीक है, नोट दैट द सिंबल, क्या नोट करने को कह रहे हैं ये आपको, कि जो हमारा सिंबल है G is used for water to indicate that this reaction is with water used in the form of steam। तो ये वाटर जो है वो एक तरह से स्टीम है। स्टीम क्या होती है, जब वाटर हमारा गैस फेज में प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं स्टीम। ठीक है, यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। तो अगर आपको वो कह रहा है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो, तो आप उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो स्किप कर सकते हो, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो कि फिजिकल स्टेट इस रिएक्शन के अंदर फिजिकल स्टेट, जैसे वाटर है, अब ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे आयरन था तो आप इसे रस्टिंग कंसिडर कर सकते हो और इसे आप गैस फेज में ले लोगे। लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है ना कि आप इसको गैस फेज में ही ये करेक्ट हो सकता है। क्या पता अगर यहाँ पे कोई और हमारा एलिमेंट होता तो ये लिक्विड फेज में होता या किस फेज में होता। तो केमिकल इक्वेशन में हम तब तक इसको इंक्लूड नहीं करते जब तक मेंशन ना हो क्वेश्चन के अंदर। लेकिन अगर आपको फिजिकल स्टेट पता है और आप श्योर हो तो आप प्लीज़ लिखना। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को दिखे कि आप पढ़कर आए हो और वो आपको अच्छे से मार्क्स दें। ठीक है, वैसे तो देखो जितने मार्क्स डिसाइडेड होते हैं उतने ही देगा, पर एक अच्छा इम्पैक्ट आपका पड़ेगा। तो वो आपके आगे की आपने जहाँ पे मिस्टेक करी होगी वहाँ हो सकता है ज़्यादा नंबर काटने की जगह कम नंबर काट लें। ठीक है, क्या पता एग्जामिनर को आपकी क्या क्वालिटी इम्प्रेस कर जाए। तो हमेशा अगर आपको पता है, आप श्योर हो तो लिख दो, नहीं श्योर हो तो मत लिखो। नंबर कटवाना नहीं है, नंबर बढ़वाने हैं अपने। Sometimes the reaction such as the temperature, pressure, catalyst etc. for the reaction indicated above or below the arrow in the equation। तो कभी कभार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हर बार ये नहीं होता कि हमने रिएक्टेंट्स को मिलाया और हमें सीधा ही प्रोडक्ट मिल गया। कभी कभार कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिस पे हमारे रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्ट करते हैं। जैसे कि जब कार्बन CO क्या होता है, CO होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये गैस होती है। ये जब हमारी हाइड्रोजन के साथ इसको हम रिएक्ट करवाते हैं और 340 ATM ATM क्या है, ATM जो है वो प्रेशर की यूनिट है। किसकी यूनिट है, ATM हमारी यूनिट है, यूनिट ऑफ प्रेशर। तो जब हम 340 ATM प्रेशर अप्लाई करते हैं और इन दो रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं तो हमें CH3OH मिल जाता है। ठीक है, CH3OH क्या है हमारा, CH3OH है मीथनॉल। क्या है, मीथनॉल। ये मीथनॉल क्या होता है ये आपको और आगे समझ में आ जाएगा। अभी बस इक्वेशन लिखी हुई है, आपको बस समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है 6CO2 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो वो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाते हैं। ठीक है बेटा, ये आप लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ोगे। अब आपको बैलेंसिंग करवा देते हैं यहाँ पे। अब उससे पहले इंटेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो ओके, ये इक्वेशन कैसे बैलेंस होंगी ये भी मैं आपको भी सिखा देती हूँ। ठीक है, इक्वेशन बैलेंसिंग भी बता देती हूँ, फिर हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो CO है, CO, इसके लिए आगे चलते हैं। ओके,
तो जो CO है, CO क्या होता है हमारा, CO इज़ आर कार्बन, या मैं इसको पहले ना आपको समझाते हुए लिखती हूँ कि जब हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक गैस है, ये रिएक्ट करता है विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी हमारी गैस होती है, ठीक है। तो हमें जो कंपाउंड मिलता है, हमें छोटा कैसे करूँ, हमें जो कंपाउंड मिलता है वो होता है मीथेनॉल। अब मीथेनॉल जो है ये हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये स्टेट्स तो आपको मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता कभी, मतलब हर बार, ठीक है। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका फॉर्मूला होता है CO, दिस इज़ हाइड्रोजन एंड दिस इज़ योर प्लस हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH3OH, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, क्या बना, धीरे धीरे समझ आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया वैसे भी कैसे बना, वो आप देखो कि हमारा अच्छा हाँ, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा जब आप आगे चैप्टर पढ़ोगे। जो 2 डिजिट्स वाले फॉर्मूलाज होते हैं वो तो बनाने आपको सिखाए दिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे अगर मैं टेबल बनाऊँ तो टेबल बनाने के लिए यहाँ पे मैं कंपाउंड्स देखूँगी, कंपाउंड्स में मेरे कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे आ गया मेरा एलिमेंट, उसके बाद यहाँ पे बिफोर में कितने एटम्स हैं और यहाँ पे आफ्टर में कितने एटम्स हैं, ठीक है। आप पूरा पूरा लिखोगे, मेरे पास जगह नहीं है, मैं भी समझा रही हूँ जल्दी जल्दी बैलेंसिंग, तो मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, वैसे इतनी भी स्पीड नहीं पकड़ी हुई है कि समझ ना पाओ। अब देखो बेटा, कार्बन है हमारे पास, हाइड्रोजन है हमारे पास और ऑक्सीजन है। सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, सबसे पहले देखो कार्बन को ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ पे कार्बन एक है, तो बिफोर और आफ्टर में फ़िलहाल तो कार्बन एक ही है हमारे पास। फिर हाइड्रोजन हम अगर बैलेंस करना चाहें तो देखो हम सबसे पहले ज़्यादा नंबर में जो प्रेजेंट होता है उसको बैलेंस करते हैं। तो अगर मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करूँ तो हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 4 है, क्योंकि ये CH3 है बेटा, तो H3 और यहाँ पे भी एक और H, तो यहाँ पे बिफोर में 2 है और आफ्टर में 4 है। ऑक्सीजन बिफोर में 1 है और आफ्टर में भी 1 ही है, तो मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो इंटू 2 इक्वल्स टू 4 कर दूंगी मैं। तो यहाँ पे मुझे इंटू 2 करना होगा, बस मेरी इक्वेशन हो गई बैलेंस। क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा, एक सेकेंड, ये CH, ठीक है, तो यहाँ पे ये CH3 और ये 1, तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1, कार्बन 1, कार्बन 1, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस, ठीक है। ये वाली कितना गंदा लग रहा है, लिख देती हूँ मैं, CO प्लस 2H2, देखो H2 अगर तुम्हें N दिख रहा है तो आई एम सॉरी, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। तो उससे मुझे मिला CH3OH। तो अब लेट्स डिस्कस द इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो वाई शुड मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। अब देखो हमने क्या देखा था कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो हमारा रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। अब हमें तो बर्न मैग्नीशियम को करना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को थोड़ी करना है, तो हम क्यों करते हैं मैग्नीशियम को मैग्नीशियम रिबन से क्लीन, टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर प्रेजेंट ऑन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर है उसको हटाने के लिए हम उसको क्लीन करते हैं विद सैंड पेपर। नाउ राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स द H हाइड्रोजन क्लोराइड, तो दिस इज हाइड्रोजन, ठीक है, दिस इज योर क्लोरीन, क्लोरीन भी हमारा Cl2 में ही एग्जिस्ट करता है और वो मुझे दे रहा है HCl, ठीक है। क्लोरीन जो है वो एक गैस है और हमारा हाइड्रोजन भी एक गैस होता है और ये इससे हमें एक्वस मिलता है HCl, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, डब्बा बनाओ, डब्बा बना लिया, एलिमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद बिफोर और आफ्टर। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, हाइड्रोजन के बिफोर कितने हैं 2, आफ्टर कितने हैं 1,
क्लोरीन के बिफोर कितने 2, आफ्टर कितने 1। हाइड्रोजन को बैलेंस करो चाहे क्लोरीन को बैलेंस करो, इंटू 2 करोगे, उसके लिए 2 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अगर हमने क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2 आगे ऐड किया तो हाइड्रोजन पे भी तो वो 2 ऐड हुआ, और हाइड्रोजन का भी हमें 2 बैलेंस करना ही था। तो बस हमारा ये यहाँ पे इसको बस 2 ही हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि हाइड्रोजन प्लस Cl2 2HCl, ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसके बाद बोला है बेरियम क्लोराइड जो है उसका रिएक्शन है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, जिससे बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड मिलता है। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला देखने पड़ेंगे। तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम और क्लोराइड, क्लोरीन हमें पता है इसकी वैलेंसी होती है 1, ठीक है, बेरियम की होती है 2, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका रिएक्शन क्रॉस करवाया तो हमें मिला BaCl2। उसके बाद है एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, सल्फेट की होती है SO2-4, यानी कि उसकी वैलेंसी जो है वो कितनी होती है, वो होती है 2। तो जब इसको हम क्रॉस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, Al2 SO का 4 और होल ब्रैकेट में 3। तो ये हमारा हो गया बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट। मैंने बता दिया आपको कैसे ये बनेंगे, ठीक है। देखो बेटा, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 3, उससे मेरा बना बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट के लिए बेरियम इज 2, सल्फेट के लिए सल्फेट का भी 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया क्योंकि कॉमन है, तो BaSO4। तो बेरियम सल्फेट हमारा सिंपल होता है BaSO4, ठीक है। इसको थोड़ा मैं शॉर्ट करना चाहूँगी, ठीक है। उसके बाद मेरा बना एल्युमिनियम क्लोराइड। अब एल्युमिनियम क्लोराइड कैसे बनता है वो देखो, एल्युमिनियम होता है हमारा 3, क्लोराइड होता है हमारा 1, तो AlCl3, क्योंकि हम इसको क्रॉस कर देंगे, तो AlCl3। अब बना लो डब्बा, क्या बनाएंगे, डब्बा बनाएंगे, ये बन गया डब्बा। अब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एलिमेंट, एलिमेंट में आ गए बिफोर और फिर उसके बाद आ गया आफ्टर, ठीक है। अब देखो एलिमेंट बिफोर और आफ्टर, एलिमेंट कितने हमारे पास, एक हमारे पास है बेरियम, एक हमारे पास है क्लोरीन, एक हमारे पास है एल्युमिनियम सल्फेट और ऑक्सीजन, ठीक है। तो बेरियम हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सल्फेट का S हो गया, एल्युमिनियम, वैसे एल्युमिनियम को ऐसे लिख दो, सल्फेट का S हो गया, ऑक्सीजन का O हो गया। अब इसकी देख लेते हैं, बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 3, तो 2 3। अब देखो ये ऑड है, इसको हम इवन, तो इसलिए इसको हम क्लोरीन को पहले बैलेंस नहीं करेंगे। एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 1, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 1। सल्फर देखो बेटा, SO4 3 का मतलब क्या है कि ये जो 3 है ये पूरे SO4 माइनस पे है, ये पूरे SO4 पे जो है 3 है, तो सल्फ़र जो है उसका हो गया 3, और आफ्टर में सल्फ़र जो है उसका है 1, सल्फ़र इज़ 1। उसके बाद अगर मैं ऑक्सीजन देखूं तो ऑक्सीजन इज़ 4, 4 पे होल 3 लगा हुआ है, तो 4 3 हो गया, 4 3 हो गया 12, और यहाँ पे देखूं तो ऑक्सीजन इज़ 4, तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 4, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हैं, यू आर वेरी फील फ्री टू आस्क, ठीक है, यू आर फ्री टू आस्क एनी डाउट, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हम एल्युमिनियम को बैलेंस कर दें, हाँ एल्युमिनियम को बैलेंस कर देते हैं। आप सल्फ़र को करना चाहो पर पहले एल्युमिनियम कर लो, क्योंकि अगर हम एल्युमिनियम को बैलेंस करते तो यहाँ सल्फ़र की क्वांटिटी में भी चेंज आएगा, नहीं आएगा। देखो आफ्टर में देखो तो एल्युमिनियम को बैलेंस करना है तो इंटू 2 कर दो, तो यहाँ पे हम 2 ऐड कर देंगे। अब हमने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया तो उससे क्या हो, मेरा क्लोरीन 6 हो गया, क्योंकि यहाँ 2 यहाँ 3, 3 2 ज़ा 6, तो क्लोरीन मेरे पास 6 हो गए, ठीक है। अब अगर मैं क्लोरीन को बैलेंस करूँ तो मुझे यहाँ पे इंटू 3 करने की ज़रूरत है, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो क्लोरीन को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मुझे इधर लगाना होगा 3, ठीक है। ओके, तो बेरियम यहाँ पे हम 3 ऐड कर देंगे, 3 ओके। अब देखो बेरियम यहाँ पे 3 हो गए और यहाँ पे बेरियम सिर्फ एक ही है,
तो बिफोर में 3 हो गए और आफ्टर में अब हमें 1 × 3 = 3 करना होगा। तो यहाँ पे हम 3 ऐड कर देंगे। इससे सल्फ़र हमारा 3 हो गए और यहाँ पे सल्फ़र ऑलरेडी 3 थे। ऑक्सीजन 4 3 से 12, ऑक्सीजन 4 3 से 12। सो दिस इज़ योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसको मैं दोबारा से लिख देती हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए। दैट इज़ 3BaCl2। रुक जाओ बेटा, एक तो कलर इतना महान लिया है ना मैंने कि वो विजिबल हो ही नहीं रहा है। कलर मिलते ही नहीं, मुझे मिलने चाहिए जिस टाइम पे। BaCl2 प्लस Al2SO4 होल ट्वाइस 3। बेटा ये एस है, प्लीज़ एस लिखते लिखते ना थोड़ा हैंड से लिखती हूँ तो प्रॉब्लम होती है। तो BaSO4 प्लस AlCl3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट बैलेंसिंग पे। दैट इज़ सोडियम यानी कि Na रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव Na। सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH बोलते हैं और हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप बिना डब्बा बनाए कैसे बैलेंस कर सकते हो। यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 1 है, तो 1 1 इतना आपको अंडरस्टूड है। ठीक है, सोडियम तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और ये यानी कि 3 हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1। अब इस केस में क्या करना होगा, जिससे यहाँ पे किस मल्टीपल से मल्टीप्लाई करें कि वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो इवन नंबर आ जाए, मतलब हम कर सकें। तो जैसे यहाँ पे 3 है तो ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, तो एक काम करो, इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जगह हम अगर यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें, तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ विद 2। ठीक है, मैं एक बार कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से और क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ी बैलेंसिंग में आपको हो सकता है प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो देखो बेटा, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2 सोडियम हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो सोडियम मेरा अभी भी बैलेंस रहा। ऑक्सीजन मेरे 2 हो गए, पर यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगी। तो मेरा यहाँ पे 2 और 2 यानी कि हाइड्रोजन हो गए 4, और यहाँ पे 2 और 2 मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन इधर 2 और इधर 2 यानी कि 2 + 2 4। तो इससे मेरी ये जो इक्वेशन है ये भी हो जाती है बैलेंस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट, ये हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल। अब यहाँ पे उन्होंने बोला सिंबल के साथ लिखना है। सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड जो है दैट इज़ योर BaCl2। सॉल्यूशन बोला है मतलब कि ये एक्वस है, प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट इन वाटर यानी कि Na2SO4 है, और ये भी हमारा होता है एक्वस। रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट, ये रिएक्ट कर रहे हैं और इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट देते हैं। इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट है यानी कि BaSO4 की PPT है। ये सिंबल जो है ये हमारा PPT का सिंबल होता है, मतलब प्रेसिपिटेट का सिंबल होता है, और प्रेसिपिटेट है मतलब कि सॉलिड है। और हमारा क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब कि NaCl मिल रहा है, और वो मिल रहा है एक्वस। अब हमें इसको करना है बैलेंस। ये हमने इक्वेशन लिख दी, हमें इसे करना है बैलेंस। यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ पे भी 2 सोडियम चाहिए होंगे, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया विथ 2। क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गए, क्लोरीन यहाँ पे 2 ऑलरेडी थे। बेरियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। तो ये हो गई मेरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, मतलब कि NaOH है और NaOH मेरा एक्वस है। ये रिएक्ट कर रहा है विद हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड, मतलब कि HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है जो कि एक्वस है। उन्होंने बोल दिया ना सॉल्यूशन इन वाटर, प्रोडक्ट इज NaCl एंड वाटर, मतलब NaCl बन रहा है जो हमारा फिर से एक्वस है। प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है, और वाटर लिखा है, तो वाटर तो हमारा लिक्विड ही होता है। ठीक है बेटा,
और स्टीम लिखा होता तो मतलब वाटर गैस स्टेट में होता। अब यहाँ पे देखो सोडियम एक, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक, क्लोरीन एक, तो ये ऑलरेडी हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जो हमने लिखी है हमारे सिम्बल्स के थ्रू। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। पार्ट 2 में क्या है, मतलब ये पार्ट 2 है वैसे तो चैप्टर का, लेकिन हमने चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है जो कि था बैलेंसिंग वाला पार्ट, केमिकल इक्वेशन वाला पार्ट। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है वो केमिकल रिएक्शन है, जो हम पार्ट 3 में कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें सारे हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं। केमिकल रिएक्शंस जब हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे हमारे दो छोटे छोटे से टॉपिक है, एक है कोरोजन और एक है रैंसिडिटी, नहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो रिएक्शन ही हो गया, हाँ कोरोजन और रैंसिडिटी, जो कि बहुत छोटे से टॉपिक है। कोशिश करेंगे इसे हम पार्ट 3 में कवर कर ले, नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, हम पार्ट 4 में कवर कर लेंगे। फिर उस पार्ट में हम हमारे इंडेक्स क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे जैसा कि हम कर ही रहे हैं। ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, this part of the first topic of the chapter. ठीक है, if you have any doubts you can ask me in the comment section. This was the part 2 बेटा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ डू वॉच। वैसे तो पार्ट 2 आपको समझ नहीं आएगा जब तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा, तो क्योंकि मैंने उसमें बेसिक्स बताए थे, बट अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप पार्ट 2 से कंटिन्यू करोगे बैलेंसिंग से तो कोई मेजर इशू नहीं आएगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड बाय।